नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश खबरों के खिलाड़ी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां देश में 7वें और आखिरी चरण के लिए लोकसभा चुनाव की वोटिंग 1 जून को होगी और इस चरण के मतदान की प्रचार अवधि खत्म होने के बाद पीएम मोदी कन्याकुमारी पहुंच गए हैं। बता दें कि अब यहां समंदर में बनी विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 45 घंटे यानी 1 जून की शाम तक ध्यानमग्न पीएम मोदी रहेंगे और आज उनके ध्यान का दूसरा दिन है। साथ ही पीएम मोदी के ध्यान की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरों में पीएम मोदी भगवा कुर्ता और गमछे में दिख रहे हैं। वे स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के सामने बैठकर ध्यान कर रहे हैं। उनके हाथों में माला है। पीएम मोदी ने आज शुक्रवार को कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास सूर्य देव को अर्घ्य दिया है और उसके बाद 2 दिन की ध्यान साधना शुरू कर दी है। पीएम मोदी के इस आध्यात्मिक प्रवास को लेकर कन्याकुमारी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कांग्रेस ने पीएम मोदी के ध्यान पर आपत्ति जाहिर की है और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। साथ ही कांग्रेस के तमाम नेताओं ने पीएम मोदी के ध्यान की तस्वीरें सोशल मीडिया और मीडिया पर वायरल होने के पीछे निर्वाचन आयोग के कोड ऑफ कंडक्ट यानी आचार संहिता का उल्लंघन विपक्ष ने बताया है। लेकिन पीएम मोदी के ध्यान से अब सियासत भी गर्मा गई है। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत रानी अहिल्याबाई होलकर को उनकी 300वीं जयंती पर याद उन्होंने किया और साथ ही इस मौके पर भागवत ने कहा कि ये आदर्श शासक थी जिन्होंने सुशासन प्रदान किया और समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए काम किया। वीडियो के माध्यम से जारी एक बयान में भागवत ने कहा कि एक रानी होने के बावजूद वे सादा जीवन जीती थी और कमजोरों और पिछड़ों की परवाह करती थी। उन्होंने कहा कि ये वर्ष पुण्यलोक के देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी का वर्ष है। देवी अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी का ये वर्ष है। हमारे लिए आज की स्थिति में भी उनका चरित्र आदर्श के समान है। दुर्भाग्य से उनको वैधव्य प्राप्त हुआ, लेकिन एक अकेली महिला होने के बाद भी अपने बड़े राज्य को केवल संभालना नहीं, बड़ा करना, और केवल राज्य को बड़ा नहीं करना तो उसको सुराज्य के नाते उसका कार्यवहन करना। राज्यकर्ता कैसा हो इसका आदर्श वे हैं। उनके नाम के पीछे पुण्य श्लोक यह शब्द है। पुण्य श्लोक उस राज्यकर्ता को कहते हैं जो राज्यकर्ता अपनी प्रजा को सब प्रकार से अभावों से मुक्त करता है, दुख से मुक्त करता है, एक तरह से प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से पूर्ण हो जाता है। वास्तव में उस काल में हमारे यहां पर जो आदर्श राज्यकर्ता हो गए उनमें से एक देवी अहिल्याबाई थी। अपनी प्रजा को रोजगार मिले इसलिए उन्होंने उद्योगों का निर्माण किया और ऐसा पक्का निर्माण किया कि महेश्वर का वस्त्रोद्योग आज भी चलता है और बहुत लोगों को रोजगार देता है। प्रजा के सभी अंगों की, जो दुर्बल थे, पिछड़े थे, उनकी भी उन्होंने चिंता की। अपने राज्य के कर व्यवस्था को उन्होंने सुसह्य कर दिया, किसानों की चिंता की। सब प्रकार से उनका राज्य सुराज्य था। प्रजा की माता के जैसी चिंता करने वाली राज्यकर्ता इस नाते उनको देवी अहिल्याबाई यह विधान उसी समय प्राप्त हुआ होगा, क्योंकि अपने बचपन से हम उनका नाम सुनते हैं तो केवल अहिल्याबाई होलकर ऐसा नहीं सुनते, देवी अहिल्याबाई होलकर ऐसा सुनते। तो ऐसी पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई होलकर महिलाओं के कर्तृत्व की, क्षमता की प्रतीक है। मातृशक्ति के सशक्तिकरण की बात आज हम करते हैं, लेकिन मातृशक्ति कितनी सशक्त है और क्या क्या कर सकती है, कैसे कर सकती है, इसका अनुकरण करने लायक आदर्श देवी अहिल्याबाई ने
अपने जीवन से हम सब लोगों के सामने रखा है। उन्होंने जो काम किया वो अनेक प्रकार से विशेष है। राज्य को उन्होंने कुशलतापूर्वक चलाया। उस समय सभी राज्यकर्ताओं से उनके संबंध मित्रता के थे। इतना ही नहीं तो आसपास के सभी राज्यकर्ता भी उनको देवी स्वरूपा मानते थे। इतनी श्रद्धा और आदर उनके बारे में समकालीन राज्यकर्ताओं में था। राज्य पर कोई आक्रमण न हो इसलिए समर नीति की जानकार ऐसे भी उनको जाना जाता है। बड़ी सेना लेकर राघोबा दादा आए थे, लेकिन उन्होंने अपने नीति से और बिना संघर्ष के उस आपत्ति का निवारण कर दिया। ऐसी कुशल प्रशासक, उत्तम राज्यकर्ता, सामरिक और राजनयिक कर्तव्यों में माहिर, इस प्रकार की राज्यकर्ता थी। और केवल अपने राज्य की उन्होंने चिंता नहीं की, पूरे देश की चिंता की। अपने देश के संस्कृति का जो आधार है उसको पुष्ट करने के लिए देश में अनेक स्थानों पर उन्होंने मंदिर बनवाए। स्वयं वो राज्य करती थी, वो भी अपने को राजा नहीं मानती थी। श्री शंकर कृपे करून, ऐसा वो लिखती थी। श्री शंकर आज्ञा करून, शिव भगवान की आज्ञा से राज्य चला रही है, ऐसा उनका भाव था। और कई जगह उन्होंने मंदिर बनवाए, नदियों पर घाट बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। सारे भारत में ये उन्होंने किया। जो धर्म यात्राओं के मार्ग थे और व्यापारिक आने जाने के मार्ग थे, उन पर उन्होंने ये सारे काम किए ताकि पूर्ववत भारत के सारी जनता का आना जाना अपने सांस्कृतिक स्थलों में और अपने आजीविका के लिए सर्वत्र चलता रहे, एकात्मता बनती रहे, बढ़ती रहे। इतना दूर का विचार उन्होंने करके यह काम किया। और विशेष है कि अपनी धर्म श्रद्धा के कारण किया, इसलिए उन्होंने ये सारा काम अपनी निजी संपत्ति में से किया। स्वयं रानी होकर बहुत सादगी से रहती थी। इस प्रकार प्रजा का पालन, राज्य का संचालन, राज्य की सुरक्षा, देश की एकात्मता, अखंडता, सामाजिक समरसता, सुशीलता और सादगी, इनका आदर्श रखने वाली एक महिला राज्यकर्ता, आदर्श महिला। इस प्रकार पुण्य श्लोक देवी अहिल्याबाई का चित्र हमारे सामने है। आज की हमारी स्थिति में भी हमारे लिए वो एक आदर्श है। उनका अनुकरण करने के लिए इस वर्ष भर उनका स्मरण करने का प्रयास सर्वत्र चलने वाला है। यह अतिशय आनंद की बात है। उस प्रयास को सब प्रकार की शुभकामना देता हुआ मैं अपना कथन और पीएम मोदी के नेतृत्व में ये लोकसभा चुनाव हुआ है। इस चुनाव में भी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तरह सफलता मिलने जा रही है। जनता का आशीर्वाद इस चुनाव में भी विधानसभा चुनाव की तरह मिलेगा। वीडी शर्मा ने कहा कि जिस तरह से बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, 29 सीटों पर जीत का आशीर्वाद जनता हमें दे रही है। उन्होंने कहा कि एमपी के अंदर बीजेपी की सफलता राजनीतिज्ञों और राजनीतिक पंडितों के लिए शोध का विषय बनेगी। वीडी शर्मा ने कहा कि 10% वोट प्रतिशत हम बढ़ाने में सफल रहेंगे और हमें 68% वोट शेयरिंग के साथ हम जीत दर्ज कराएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, रणनीतिकार अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ ही अन्य नेताओं ने जो अथक प्रयास किए हैं। वीडी शर्मा ने सीएम डॉक्टर मोहन यादव के बारे में बताया कि सीएम मोहन यादव ने देश भर के 12 राज्यों में 180 सभाएं, 58 रोड शो और अन्य छोटी बड़ी नुक्कड़ सभाएं की हैं। वीडी शर्मा ने बताया कि हम बूथ विजय के अभियान में चुनाव के दौरान 10 दिन 2 घंटे में 40,866 बूथों पर कार्यकर्ताओं ने 53,500 से ज्यादा मीटिंग की हैं, बैठकें की हैं।
बीजेपी में पहली बार लगभग 22,000 महिला कार्यकर्ताओं ने कॉल सेंटर के माध्यम से जनता से जुड़े। एमपी बीजेपी के बूथ प्रबंधन को दुनिया भर में सराहना मिली है। तो वहीं सीएम मोहन यादव ने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि इस बार का चुनाव खुली किताब की तरह रहा है। उन्होंने कहा कि इस बार हम 400 पार कर रहे हैं। सीएम ने पीसी के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जो लोग अपनी सीट में खुद भाग रहे हैं वो अपने लोगों का मनोबल क्या बढ़ाएंगे और कैसे बढ़ाएंगे। सीएम ने कहा कि चारों चरण के चुनाव में बदलते नेतृत्व से लेकर पीढ़ी परिवर्तन तक अलग ही माहौल दिखाई दिया। सीएम ने कहा निश्चित तौर पर बीजेपी के पक्ष में जो माहौल बना है इस बार 400 पार करने जा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने जनता के साथ विपक्ष का भी लोकसभा चुनाव के लिए धन्यवाद दिया है। जिसको कहा जाता है ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया नाम हमारा हो रहा है। तो हम सब लोग तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्हें जनता आशीर्वाद दे रही है। हम लोग मेहनत और परिश्रम के साथ एक टीम भावना के साथ उनके साथ लगे हैं। इस विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए और लोकसभा चुनाव के बाद के जो परिणाम आएंगे 4 तारीख को जब काउंटिंग शुरू होगी, मध्य प्रदेश के अंदर राजनीतिक सफलता राजनीतिक पंडितों और विश्लेषकों के अध्ययन और शोध का विषय मध्य प्रदेश के अंदर बनेगी। हमने बूथ विजय का जो अभियान लिया था 80% बूथों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी विजयश्री हासिल करेगी कि मध्य प्रदेश के अंदर हम इस बार ऐतिहासिक बहुमत के साथ 29 की 29 सीटें हम छिंदवाड़ा भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे और इस बार 400 पार के नारे में एक कमल का फूल जो बचा था वो योगदान मध्य प्रदेश की ओर से भी होगा। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और हमारी पूरी टीम के नेतृत्व में इस बार हम मध्य प्रदेश के अंदर पुनः इतिहास बनाएंगे। मैं इतने लंबे अभियान का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने नेतृत्व किया और ये भी हम सब देख ही रहे हैं कि जो जो एक बार कहा 2014 में पूर्ण बहुमत मिला, 2019 में 300 पार तो 300 पार हुए और अब की बार 400 पार तो 400 पार के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का मनोबल कितना गिरा हुआ है आप इसका अंदाज लगा लो कि 3 बार के सांसद थे, उनके पैतृक सीट थी अमेठी, लेकिन एक बार पटकनी खई तो ऐसे भागे कि केरल के आगे समुद्र आ गया। लोग कहते नहीं तो अरब में जाके लड़ते चुनाव, जगह ही नहीं बच रही थी इनको, भारत खत्म हो जाता वहां था। और उस चुनाव की धमक ऐसी हुई कि दोबारा जब वापस चुनाव का मौका आया तो आप अपने कांग्रेस के लोगों का मनोबल कैसे बनाए रख सकते हो जब चुनाव में हार जीत होती है? कोई बड़ी बात नहीं, इंदिरा गांधी भी हारी थी, लेकिन अपनी सीट पे भी लड़ने की हिम्मत नहीं। और उससे बढ़कर के और एक तमाशा देखो आप कि जो जीत रहे हैं वो सीट छोड़ के भाग रहे हैं। अब सोनिया गांधी जी को क्या कष्ट है? इस उम्र में कोई बहुत अंतर नहीं था, लेकिन सोनिया गांधी जी जीती हुई सीट छोड़ रही और एक हार के भाग गए। तो आप मैदान तो वैसे मनोबल कार्यकर्ताओं का बनाओगे कैसे? इसका उल्टा देखो, माननीय मोदी जी चुनाव लड़ रहे, माननीय अमित जी चुनाव लड़ रहे, पूरे देश में कैंपेन कर रहे हैं। तो चुनाव लड़ना किसको कहते हैं? चुनाव को लड़ने के लिए आपके अंदर की आत्मा आपके साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी, आपका मनोबल खड़ा है कि नहीं खड़ा है, आप उसको फेस कैसे करना चाहते हैं। और रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे 21 दिनों को मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं, यानी कि 1 जून को 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों यानी कि 2 जून को सरेंडर करना है। मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि कब तक मुझे तिहाड़ जेल में रखा जाएगा, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिन में 4 बार इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन तक मेरे इंजेक्शन बंद कर दिए थे। शुगर 300 से 325 तक पहुंच गया था। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहती है तो किडनी और लीवर खराब हो जाने की संभावना हो जाती है। पता नहीं ये क्या चाहते थे, ऐसा क्यों किया गया। आप अपना ख्याल रखना, आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं चाहे जहां रहूं दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। लौटकर मैं हर मां बहन को हर महीने 1000 रुपए देने की शुरुआत करूंगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं।
इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयां रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज यानी शुगर का मरीज हूं। पिछले 10 साल से मुझे रोज इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच पानी का संकट भी गहराता जा रहा है, जिसे लेकर एक तरफ जहां केजरीवाल सरकार बीजेपी के निशाने पर है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के जल मंत्री आतिशी ने जल संकट से निपटने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को पत्र लिखकर मंत्री आतिशी ने दिल्ली को अतिरिक्त पानी दिलवाने की मांग करी है। पत्र में लिखा गया है कि दिल्ली में भीषण गर्मी के चलते पानी की कमी आ गई है। हरियाणा से भी कम पानी मिल रहा है। दिल्ली को हीट वेव के दौरान ज्यादा पानी की आवश्यकता है, इसलिए दिल्ली को हरियाणा या उत्तर प्रदेश से अतिरिक्त पानी दिलवाया जाए। यह जरूरी है कि हरियाणा राज्य तुरंत दिल्ली के हिस्से का पानी यमुना नदी में छोड़े, ताकि पानी का स्तर 674.5 फीट के सामान्य स्तर पर आ जाए। और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जल संकट को लेकर विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च किया। दिल्ली ने महिलाओं ने सर पर मटके रखकर प्रदर्शन किया और केजरीवाल चोर है के नारे भी लगाए गए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि दिल्ली का जल संकट अरविंद केजरीवाल के कुप्रबंधन का नतीजा है। मैं आंकड़ों के साथ साबित कर सकता हूं कि दिल्ली को 1049 क्यूसेक पानी हरियाणा दे रहा है। इनका 53% पानी बर्बाद इसलिए हो जाता है क्योंकि ये रखरखाव नहीं कर सकते हैं। और साथ ही कहा, दिल्ली में जो 2000 रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार का एक और कारण बना रहे हैं। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रहे हैं। फर्जी टैंकर चढ़ाए जाएंगे और उसके पैसे खाए जाएंगे। दिल्ली में पानी का नहीं, कुप्रबंधन का संकट आ गया है। दिल्ली की जनता हाहाकार कर रही है पानी के लिए। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना बार बार कह रही है कि हरियाणा सरकार पानी नहीं देगी, लेकिन सच छुपा रही है। अभी कुछ रोज़ पहले फ्लड डिपार्टमेंट के अधिकारी हथनीकुंड बैराज, जहाँ से पानी छोड़ा जाता है, वहाँ गए थे। वहाँ एक स्कॉडा सिस्टम लगा है। हरियाणा के अधिकारी भी वहाँ मौजूद थे। हर घंटे वो सिस्टम अपडेट होता है, जिससे पता चलता है कि कितना पानी दिल्ली को गया। ऑनलाइन चेक भी किया जा सकता है। इनके अधिकारियों ने पूरा सिस्टम देखा, पूरा रिकॉर्ड चेक किया और वहाँ से संतुष्ट होकर लौटे कि हाँ, पानी पूरा आ रहा है। लेकिन ये बात आतिशी छुपा रही है। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार करना है। सच्चाई ये है कि दिल्ली का जो शेयर है 1994 का जो समझौता है 719 क्यूसेक पानी का, जबकि हरियाणा दे रहा है 1049 क्यूसेक पानी, 350 क्यूसेक पानी अतिरिक्त। लेकिन नहीं, तो पानी जा कर रहा है, पानी बर्बाद हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की सरकार उसको संभाल नहीं पाती। उनका सिस्टम नहीं है, पानी बर्बाद करते हैं और टैंकर माफिया को बढ़ावा देने का काम करते हैं। राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव का दौर बदस्तूर जारी है। अब हीट वेव से मौत के आंकड़ों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर हीट वेव से मौत के आंकड़े छिपाने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने लावारिस शवों के निस्तारण की प्रक्रिया को पूरे तरीके से लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि भीषण गर्मी के प्रबंधन में पूरी तरह विफल रही है। बीजेपी सरकार अब हाई कोर्ट के आदेश के बाद मृतकों को मुआवजा देने की बचने के लिए मौत के आंकड़े छिपाने का पाप कर रही है।
उन्होंने कहा कि आंकड़े सिर्फ एसएमएस अस्पताल के हैं, पूरे प्रदेश के हालात भयावह और चिंताजनक हो चुके हैं। सरकार सिर्फ 5 लोगों की हीट वेव से मौत बता रही है, जबकि सच्चाई यह है कि प्रदेश में भयंकर गर्मी और हीट वेव से मौतों का आंकड़ा बेहद डरावना है। राजस्थान में हीट वेव चल रही है और हीट वेव से लोगों की मौतें हो रही हैं। प्रदेश में 100 से भी कहीं अधिक ज्यादा मौतें हो रही हैं। अकेले एसएमएस में रोजाना की 20-25 डेड बॉडीज आ रही हैं, जिसमें से बहुत सी ऐसी डेड बॉडीज हैं जो अज्ञात हैं। उनका राज्य सरकार के दबाव में 3 दिन के अंदर ही बिना पहचान किए उनका पोस्टमार्टम किया जा रहा है। आज के दिन भी 40-45 डेड बॉडीज एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में मोर्चरी में रखी हुई हैं। सरकार यह आंकड़े छुपा रही है और जब हाई कोर्ट ने हीट वेव से होने वाली मौतों के ऊपर मुआवजा देने की आदेश दिए हैं, उसके बाद से तो सरकार ने आनन फानन में जो अज्ञात डेड बॉडी जो हीट वेव से मौतें हुई हैं उनके आंकड़े छुपाने के लिए, उनकी पहचान छुपाने के लिए कि मुआवजा नहीं देना पड़े, वो उनकी पोस्टमार्टम करा करके बॉडी को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। राजस्थान में हीट वेव चल रही है और हीट वेव से लोगों की मौतें हो रही हैं प्रदेश में। और फिलहाल के लिए खबरों के खिलाड़ी में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।